हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आपकी नीट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम जैसे जैसे नीट के डेट के पास आते जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा 4 मई की डेट अनाउंस हो चुकी है नीट के एग्जाम की। होपफुली आप सब लोग तैयारी में लगे होंगे और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। इसी सिलसिले में हमारा जो चल रहा था लेक्चर सीरीज MGCI वन शॉट लेक्चर सीरीज, तो उसमें बॉटनी में हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था फोटोसिंथेसिस को। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट 3 से 4 क्वेश्चन तक आने की उम्मीद रहती है इस टॉपिक से, और उसको हम अब कवर करेंगे क्योंकि काफी बच्चों ने बताया, डिमांड की, और उससे हमें पता चला कि रेस्पिरेशन पे एक वीडियो बननी चाहिए। ठीक है, तो मेरा भी एक ये नया प्रयास रहेगा रेस्पिरेशन को आपके सामने लाने का। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगे। सो लेट अस स्टार्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन की बात है, रेस्पिरेशन की बात है, कोई बात नहीं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, ब्रीथिंग इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। सांस लेना सबके लिए जरूरी है। अच्छा, सांस लेते हैं तब क्या होता है? तो बोले साहब, अंदर हवा जाती है और बाहर आती है। ठीक है, क्या माइक्रोब्स के पास भी लंग्स हैं, प्लांट्स के पास भी लंग्स हैं? वो कैसे ब्रीथ करते होंगे? तो ब्रीथ करना और रेस्पिरेशन, इन दोनों का एक बेसिक फर्क होता है। ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस जिसके अंदर आप एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां बॉडी आपके ब्रीथ किए गए एयर से ऑक्सीजन यूज कर रही है और उसके अंदर CO2 डाल रही है, जो बॉडी के टिश्यूज में से आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन किस लिए लिया जा रहा है? वो प्रोसेस फोकस करता है कि फूड के डाइजेस्टेड पार्ट से, या ऐसा कहें कि बायोमोलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन होने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट वी विल डील इन दिस चैप्टर। ये प्रोसेस जिससे एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है। हम सभी ने सेल चैप्टर पढ़ा है। सेल चैप्टर में पढ़ने के समय ये समझाया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल्स। व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस ATP। क्या ATP को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी नहीं लगती होगी? बिल्कुल लगती है। ATP को प्रोड्यूस करने की एनर्जी आती कहां से है? तो वो रेस्पिरेशन चैप्टर में समझाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उन बायोमोलिक्यूल्स से हो सकता है बॉडी अपने लिए कोई दूसरे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर ले, या फिर उनका यूज कर ले रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसको यूज किया जाता है ATP बनाने के लिए, ATP बना के रख लिया जाता है। और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज में, कैसी फिजिकल एक्टिविटीज? तो हम जानते हैं, चाहे कुछ एब्जॉर्ब करना हो बॉडी को, एब्जॉर्प्शन, कुछ ट्रांसपोर्ट मूवमेंट करना हो, रिप्रोडक्शन करना हो, ब्रीथ करना हो, सबके लिए एनर्जी आती कहां से? फूड से। अच्छा, अब इसमें ये बात बताई जाती है, हाउ इज दिस एनर्जी, वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? हम जानते हैं खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है, ओके, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? कैसे खाने से एनर्जी निकलती है और उसका यूटिलाइज बॉडी कैसे करती है? क्या सभी खाने से, हर प्रकार के खाने से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है? क्या प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से पाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी कहाँ से पाते हैं? क्या वो भी खाना खाते हैं? ये सब सवाल हैं। ये सब सवालों के जवाब ब्रीथिंग में है, रेस्पिरेशन में है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। जो भी हम खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े, तो बेसिकली दे कैन बी कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। ये 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े हुए हैं। इनमें से बॉडी ये 3 का बहुत ज्यादा यूज करती है। प्लांट्स के टिश्यूज भी, सेल्स भी इनका ज्यादा यूज करते हैं। किस काम के लिए? टू डिराइव एनर्जी, एनर्जी डिराइव करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, प्लांट्स के बारे में बात की हमने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सनलाइट की एनर्जी यूज करके प्लांट ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज बनने के बाद में उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, अच्छा, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है वो अक्सर कहाँ पाए जाते हैं? अगर उनके लोकेशन की बात की जाए तो दे आर फाउंड इन सुपरफिशियल लेयर्स,
जैसे आपने पेड़ देखा हो, पौधा देखा हो, तो उसकी पत्ती को एनवायरनमेंट से सीधा एक्सेस है, डायरेक्ट सनलाइट मिलता है पत्ती को। तो ऐसी जगह पे होते हैं ये सारे टिश्यूज जहां पे डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। ठीक है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स में क्या होता होगा? क्या नॉन ग्रीन पार्ट्स में भी फूड पहुंचाना जरूरी है, ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। वहां पहुंचाया कैसे गया? तो ट्रांसपोर्ट से। अब वो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर खैर अपने सिलेबस से हट चुका है, पर इतना जान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए फूड जो चाहिए वो उन्हें भी चाहिए जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रूट्स में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या वहां खाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो वहां कैसे पहुंचाया जाएगा? तो फ्लोएम के जरिए। ठीक है, हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू नॉन ग्रीन पार्ट्स। प्लांट्स में भी जरूरत पड़ती है उन पार्ट्स में पहुंचाने की जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अच्छा, एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स तो खैर है ही हेटेरोट्रॉफिक, तो उनको फूड कहां से मिलेगा? या तो प्लांट से, डायरेक्टली खा लो प्लांट्स को, सो दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। और अगर कोई वेजिटेरियन एनिमल को खा रहा है, मतलब प्लांट को खाने वाले को खा रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट तरीके से आप प्लांट की एनर्जी ले रहे हो। डायरेक्टली तो हर्बीवोर, इनडायरेक्टली तो कार्निवोर। फंगस जैसे सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑल इन ऑल बात यह है कि जहां भी ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय वन और अनदर काइंड ऑफ सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, कार्बन का रिडक्शन हुआ था फोटोसिंथेसिस में और सुक्रोज बना था, अब उल्टी प्रोसेस चलानी है। रिड्यूस्ड कार्बन कंपाउंड्स या रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन किया जाना है। ऑक्सीडेशन मतलब स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिंग करेंगे ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड जो कि रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, वो आता कहां से? फोटोसिंथेसिस से। और इस चैप्टर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात की जाएगी, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कि ब्रेकडाउन किया जाता है फूड मटेरियल्स का। कहाँ? सेल के अंदर। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी। और उस एनर्जी का क्या करते हैं? तो उस एनर्जी का एटीपी बनाने में यूज कर लेते हैं। तो चार बातें एनसीईआरटी ने एक लाइन में कह दी यहाँ पे। पहली बात ये कही, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन। दूसरी, लोकेशन बताई, कहाँ? सेल के अंदर, विद इन द सेल। तीसरी, उससे होगा क्या? फूड का अगर ब्रेकडाउन करेंगे तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी। अच्छा, रिलीज होगी तब क्या करेंगे एनर्जी का? उसका यूज करके एटीपी बना लेंगे। दैट इज इट। क्या एनर्जी रिलीज होने के पहले एटीपी बनेगा? नहीं बनेगा। कहां से बनेगा भाई? एनर्जी सनलाइट में आई थी, तब जाके तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिला था फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है ना? चलो आगे की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहां हुआ था? क्लोरोप्लास्ट में हुआ था, यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, जबकि अब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी, यानी कि रेस्पिरेशन की बात कर रहा है एनसीईआरटी, वो कहां होगा? तो दो जगह होगा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में पहले ही कह दिया एनसीईआरटी ने कि जो भी कहां होगा वो कहां होगा? विद इन द सेल। तो सपोज कीजिए ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद में ये पूरा साइटोप्लाज्म। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां हुई थी? क्लोरोप्लास्ट में हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में क्या होने वाला है? तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये दो जगह होगा, साइटोप्लाज्म में और देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैसे होगा? हम जानते हैं कि पिछली बार हमने CO2 एक एक करके कैप्चर किया था, फोटोसिंथेसिस में बताया था कि CO2 एक एक मॉलिक्यूल कैप्चर करते जाएंगे, उसको जोड़ते जाएंगे और उससे ग्लूकोज बना लेंगे। यहाँ पे एक एक बॉन्ड तोड़ते जाएंगे और उससे जो एनर्जी निकलेगी उससे एटीपी बना लेंगे। ठीक है, एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बार में एक टूटेगा। ऐसा नहीं कि सारे बॉन्ड एक साथ आप तोड़ दोगे, क्यों नहीं तोड़ पाओगे? हमारी बॉडी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। ज्यादा बॉन्ड तोड़ेंगे एक साथ में, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है।
अच्छा, ज्यादा एनर्जी कहाँ मिलती है आपको? आग जलाते हो तो गर्मी मिलती है। गर्मी क्यों मिलती है? क्योंकि जलने वाली चीज ऑक्सीजन कंज्यूम करके ऑक्सीडाइज हो रही होती है। द प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। जबकि हमारी सेल में कंबशन नहीं हो रहा है स्लोली, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन है कंबशन के जैसा ही। कंबशन नहीं पर कंबशन के जैसा, पर स्लो एंड कंट्रोल्ड। आपको एनर्जी निकालनी है पर धीरे धीरे और कंट्रोल मेथड में निकालनी है। मतलब आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने हैं, स्टेप वाइज तोड़ने हैं, एक एक करके तोड़ने हैं, और उससे निकली एनर्जी का यूज करके एटीपी बनाना है। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स किसके? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। कैसे? थ्रू ऑक्सीडेशन। कहाँ? विद इन द सेल्स। जिससे क्या होगा? रिलीज एनर्जी। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी जिससे एटीपी बन सके। इस प्रोसेस को कहा गया रेस्पिरेशन। किसको तोड़ना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को। कैसे तोड़ना है? तो बोले कि धीरे धीरे, स्लोली, स्टेप वाइज। कहाँ तोड़ना है? सेल के अंदर तोड़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में तोड़ना है। ठीक है। किसका तोड़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करना है। कैसे? तो ऑक्सीडेशन से। ठीक है। जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेगा सेल इस प्रोसेस में, द कंपाउंड्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है। फिर यूजुअली, ये सेंटेंस अगर जहां भी यूजुअली वगैरह आ जाए ना, तो आप ध्यान देना उस बात पे कि एनसीईआरटी स्ट्रेस दे रहा है इस बात पे। आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट में हम जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट तो जरूर होते हैं। ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये सारी चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट्स में मिलती है। क्या इन बॉन्ड्स को तोड़ के एनर्जी प्राप्त कर सकता है सेल, रिलीज कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और वही करता है। कैसे करता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाए कि क्या केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, तो नहीं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन और फैट्स का यूज भी किया जा सकता है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन जब हो रहा है किसी सेल के अंदर, तो जितनी भी एनर्जी है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, यानी कि इन बॉन्ड्स में, क्या वो एक साथ रिलीज हो जाती है? नहीं, नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल और इन ए सिंगल स्टेप। ये एक एक करके टूटेंगे, सीरीज ऑफ स्टेप्स में टूटेंगे। तो दे आर रिलीज इन सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। ठीक है। और ये सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। और वो जो एंजाइम के ब्रेकडाउन से रिलीज हुई एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी से बना लिया जाएगा एटीपी। ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली। क्या बॉडी या क्या सेल उस एनर्जी का यूज डायरेक्टली करती है जो ऑक्सीडेशन से मिला? नहीं। बॉडी उस एनर्जी से एटीपी बना लेती है। कुछ पार्ट तो बॉडी हीट के रूप में रहता है। आपकी बॉडी हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करती है, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे बाहर ठंडी हो। इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी तो लगती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? तो ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल से आ जाती है। उसके बाद बाकी बची का क्या? तो बाकी बचे हुए से एटीपी बना लिया जाता है, और एटीपी को रखा जाता है ताकि जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो वहां एटीपी को यूज किया जाए। गॉट इट? अच्छा। बट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी, जो कि तोड़ा जाएगा जब भी और जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एटीपी क्या है? एनर्जी का कैरियर, एनर्जी का करेंसी। इसलिए आपको कहा जाता है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एंड एटीपी जहां बनती है, एनर्जी जहां बनती है, उसको कहा गया पावर हाउस ऑफ सेल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, हेंस इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। अच्छा, एटीपी का यूज हम जानते हैं कि बहुत सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस में होता है। चाहे आप पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की बात कर लो, चाहे आप मसल मूवमेंट की बात कर लो, चाहे आप प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर लो, चाहे डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर लो, चाहे सेल डिवीजन, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी तो लगती है। ठीक है। अच्छा, एटीपी एक्ट्स एज द
एनर्जी करेंसी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई और कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वो रेस्पिरेशन में यूज कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज ए मॉलिक्यूल ए, एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को तोड़ के दो पार्ट्स में तोड़ा गया, मान लीजिए बी और सी। ठीक है, बी आगे चल के पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाए, हो सकता है ऐसा। सी भी आगे चल के पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि कंपाउंड बी आगे चल के कोई कंपाउंड डी बना ले। डी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया बी का। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी है कि एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो कार्बन स्केलेटन बनता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो प्रिकर्सर के तौर पे यूज किया जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। फिर बात आती है कि डू प्लांट्स ब्रीथ? यस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है भैया, डायरेक्टली तो आप यस नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, है ना। बोले सर आपने तो बोल दी, मैंने यही गलती बताना थी कि डायरेक्ट यस नहीं बोलना है। प्लांट्स में ब्रीथ करते हैं क्या? तो हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो क्या रहेगा, मान लिया जाए कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक। अब इस बड़े से पेड़ में नीचे रूट सिस्टम है, ये इसका शूट है, और ये ब्रांचेस वगैरह है, ब्रांचेस में बहुत सारी काउंटलेस नंबर ऑफ लीव्स है, ठीक है। कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहते हैं? तो आप कहेंगे क्या कि सभी की सभी लीव्स डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। हाँ, तो अब लीफ से याद आया क्या, लीफ के अंदर आउटर सरफेस और इनर सरफेस, अब अपर सरफेस और लोअर सरफेस पर होते हैं पोर्स, इन पोर्स को आप कहते थे स्टोमेटा। तो ये लीव्स रेस्पिरेशन का सोर्स है, यहाँ से गैस एक्सचेंज की जा सकती है। तो मतलब हर पत्ते में ऐसा हो रहा है, पौधा हर पत्ते के जरिए सांस ले रहा है? हाँ, ये कहा जा सकता है। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज, ये छोटा सा प्लांट, आपने किसी छोटे से प्लांट को देखा होगा, क्या वो पूरी तरह ग्रीन होता है? हाँ, ग्रीन होता है, उसका स्टेम भी ग्रीन होता है, लीफ भी ग्रीन होती है, ब्रांचेस भी ग्रीन होती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या उसके पास भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है? हाँ है। इसका मतलब उसके सेल के अंदर स्टोमेटा है? हाँ है। क्या वो गैस एक्सचेंज कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो इसका मतलब यहां भी देखिए कि जो पार्ट ग्रीन है, और अगर वो ग्रीन पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, then the part can do respiration, और उसके लिए जो चाहिए गैस एक्सचेंज, व्हाट वी कॉल ब्रीथिंग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हर सेल में होगा, पर ब्रीथिंग किन सेल्स में होगी? उन सेल्स में जो कि ग्रीन भी हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके? एयर के। ऐसी जो भी सेल्स हैं, क्या वो गैस एक्सचेंज करने के लिए कैपेबल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो इस चीज को एनसीईआरटी कैसे कहता है कि देखो, पहली बात तो ये सारे पार्ट अपने अपने ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने में सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। एक पत्ती को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो अपने आप ले सकती है। वैसे ही वो पार्ट जो कि ग्रीन थे, अच्छा, अब आप कोई पूछो कि भाई बार्क में क्या होता है? बार्क में ये होता है कि आपने कभी किसी पेड़ की बार्क को देखा होगा तो उसमें दरारें होती है। उन दरारों के नीचे अगर आप ठीक से देखेंगे बार्क में, तो कुछ पैरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। अब ये लिविंग टिश्यूज के बीच में एयर स्पेसेस होती हैं। आप अगर पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में प्लांट एनाटॉमी चैप्टर में लेंटिसेल्स का डायग्राम बना हुआ है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये लेंटिसेल्स और कुछ नहीं है, बार्क के ठीक नीचे लिविंग पेरेनकाइमा सेल्स हैं जिनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, और उसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के दूसरी बात ये हो गई, पहली बात ये थी कि प्लांट का हर वो पार्ट जिसको गैस एक्सचेंज करना है, वो अपने लिए सफिशिएंट अमाउंट में गैस एक्सचेंज करने में कैपेबल है। दूसरी बात,
अगर हर पार्ट कैपेबल है तो क्या गैसेस के ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं पड़ेगी, ज्यादा दूर तक तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। तीसरी बात, लेंटिसेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ये सब रेस्पिरेशन का काम कर लेते हैं। ठीक है। हाँ भाई, यही चीज इस पैराग्राफ में बताई है। प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। प्लांट्स में हालांकि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है क्या लंग्स के जैसा? नहीं, हमारे जैसा लंग तो नहीं है गैसेस एक्सचेंज के लिए, पर उसके लिए उनके पास क्या है? स्टोमेटा है। अच्छा, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट गैस एक्सचेंज नीड। पहली चीज तो वो चलते नहीं, चलते नहीं है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर रखी है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम, दैट मीन्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम मतलब गैस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक गैस एक्सचेंज ऑर्गन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, ना दूर तक गैस को ट्रेवल करने की जरूरत है। वो दोनों बातें यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स गैस एक्सचेंज नीड्स। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। दूसरा, प्लांट पे डिमांड भी नहीं है, इतनी डिमांड नहीं करता प्लांट, ग्रेट डिमांड्स नहीं है गैस एक्सचेंज के लिए। क्यों? क्योंकि चलता नहीं है। ठीक है। रूट, स्टेम, लीव रेस्पिरेशन होता है, लेकिन बहुत कम रेट से एनिमल्स के कंपैरिजन में। हम तो हर पल सांस ले रहे होते हैं, पौधे को मिला तो जरूरत है तो ले लेगा, नहीं है तो नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे गैस एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन ज्यादा बनती है। ऑक्सीजन कैसे बनती है? तो बोले कि साहब वाटर का फोटोलिसिस हो गया, ऑक्सीजन बन गई। अच्छा, कार्बन फिक्स करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ज्यादा है बाहर निकालने की, अंदर लाने की। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ईच लीफ इज वेल एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही होती है, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है कि बाहर से लेनी पड़े। पर ऐसा रात में होता है, रात में फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाती है, तब प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जाता है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। तीसरा कारण, थर्ड रीजन क्या है? जो डिस्टेंस जहां गैसेस का डिफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को, वो बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। हर लिविंग सेल प्लांट का सरफेस के पास में होता है, लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट। अच्छा, तो थिक बार्क वगैरह के, थिक वुड स्टेम के बारे में क्या होता है? तो स्टेम के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड थिन लेयर्स में। कहां पर? इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। इनको, इनके अंदर ओपनिंग होती है जिसको हम लेंटिसेल कहते हैं, है ना। अच्छा, ये जो बाहर के अंदर वाले जो सेल्स हैं वो डेड हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये बाहर के सरफेस पे रहते हैं, कॉन्टेक्ट इन एयर, तो यहाँ पर भी गैस एक्सचेंज हो जाता है। Thus, most cells of plant have at least a part of their surface in contact with air. ठीक है। अच्छा, लेंटिसेल्स के बीच में इंटरकनेक्टेड इंटर स्पेसेस भी होते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है किसका? एयर स्पेसेस। कंप्लीट कंबशन अगर ग्लूकोज का समझे हम, ग्लूकोज एक आइडियल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूज करती है, तो ये बात ग्लूकोज के लिए ही समझाई जाती है। जो जनरल हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं वो भी ग्लूकोज से ही स्टार्ट करके समझेंगे। तो ग्लूकोज का जब कंबशन होता है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज, जिससे क्या मिलेगा? तो लास्ट में हर कार्बन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर CO2 के फॉर्म में चला जाएगा, उससे हाइड्रोजन निकाल करके पानी बना लिया जाएगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है। CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट है, जिससे और एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में मिल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है। अब इफ दिस एनर्जी, अगर इसका यूज करना है सेल के लिए, तो उस एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। तो प्लांट सेल क्या करता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिज्म करता तो है, पर कैसे करता है? इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट दैट हीट। सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं निकलती। कैसे निकलती है? तो भाई धीरे धीरे तोड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है और थोड़ी थोड़ी एनर्जी में से कुछ एनर्जी इतनी है
जिससे एटीपी बना लिया। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, कैसे? नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, और कुछ स्टेप ऐसी होती है जिससे कि निकली हुई एनर्जी इतनी होती है कि वो एटीपी बनाने में यूज की जाती, दैट कैन बी कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। कैसे हुआ ये काम? यही कहानी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बाहर निकलते हैं। इस रिएक्शन में चाहिए ऑक्सीजन, पर हम जहां पर सेल्स की बात कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि सभी सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाए। क्या बिना ऑक्सीजन के प्रोसेस नहीं चलती है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं चलती है? चलती है, लेकिन कम चलती है, एनर्जी कम मिलती है। तो इसीलिए दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब सेल्स को ऑक्सीजन मिले और वो ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन कर सकें, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसी कंडीशन में रहता है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या वो प्रोकैरियोटिक है, या वो ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में है, देन इट गोज फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ भाई। but some cells where oxygen may not be available. Can you think of some situation and organism where O2 is not available? Yes, मालूम है हमें बहुत सारी चीजें ऐसी। ठीक है, आज के डेट में भी अगर आप देखें तो ये चीज समझ में आती है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे अर्थ पे जो एनएरोबिक एनवायरनमेंट में रहे होंगे। एनएरोबिक एनवायरनमेंट मतलब डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, और उनके बाद ही एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए थे। चलो कोई बात नहीं, ये सब इवोल्यूशन की कहानी है। हम यहाँ पर ये चीज समझते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन सम कंडीशंस दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर स्ट्रिक्टली एनएरोब कह देता, ऑब्लिगेटरी एनएरोब कह देता, दैट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन मिली तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फैकल्टेटिव एनएरोब कहा, इसका मतलब क्या है? दे कैन सर्वाइव इन एनएरोबिक कंडीशन, कभी कभी। ठीक है, कभी कभी वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, पर ऑक्सीजन उनको नॉर्मली चाहिए होती है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ना सबसे पहला प्रायोरिटी है, जिसको हम मानते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो लेट अस स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो बेसिक चीज है हम उससे ही शुरू करते हैं। और बेसिक चीज क्या है? शुरुआत होगी कहानी की। अच्छा, सपोज करिए कि ये पूरा जो बोर्ड की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये एक सेल के जैसी है, एक सेल है ये। इस सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर मान लिया जाए कि न्यूक्लियस है, और इधर कहीं हम मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमें ध्यान है, सेल चैप्टर में बताया गया था कि दो लेयर होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, है ना। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की कहानी शुरू कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस शुरू होती है कहानी ग्लूकोज से। ग्लूकोज रहता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर इसके साथ कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। उसके बाद में अल्टीमेटली हमें मिलते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें पाइरुविक एसिड मिल जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज इज ए शुगर, ग्लाइकोज मीन्स शुगर, और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब साइटोप्लाज्म में बना हुआ ये पाइरुविक एसिड दो काम कर सकता है, या तो सेल में किसी और मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज हो जाए, या फिर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस को आगे चलाए। कैसे चलाएगा आगे? ये जो पाइरुविक एसिड है, इट इज ट्रांसपोर्टेड। साइटोप्लाज्म का पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद में यहां पर दो चीजें और चलती है।
यहाँ पर चलती है लिंक रिएक्शन और चलती है क्रेब्स साइकिल। ये दोनों को हम एक साथ मानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये कहानी चलती है। और उसके बाद चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, तो बोले सर ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था वैसा है या वही है? बोले है तो वैसा लेकिन वही नहीं। खेल वही है, खिलाड़ी बदलेंगे। अच्छा, खिलाड़ी बदलेंगे इसका मतलब आप कह रहे हो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसा फोटोसिंथेसिस में बनाया था? हाँ बिल्कुल बनेगा। फिर उसको तोड़ेंगे क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट को? हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ने से क्या होगा? तो उससे एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकलेगी, उससे कौन काम करेगा? एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, ये यहाँ भी है क्या? हाँ बच्चों, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस अगर आपने फोटोसिंथेसिस का ठीक से पढ़ा है तो वहां पर लाइट एनर्जी का यूज करके ये सब कहानी चल रही थी। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से निकलेगी कहानी, वो एनर्जी निकाली जाएगी क्रेब्स साइकिल में। किस रूप में निकालेंगे, किस फॉर्म में निकालेंगे? तो यहाँ पर भी बनता है NaDH प्लस H प्लस। NaDH प्लस H प्लस बनता है। अब ये H प्लस जो है, ये H प्लस बनवाएगा क्या? बनवाएगा वही जो फोटोसिंथेसिस में बनवा रहा था, प्रोटॉन ग्रेडियंट। फॉर्मेशन होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, फिर ब्रेकडाउन होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तब जाकर के एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जब रिलीज होगी तो उससे बना लिया जाएगा, सिंथेसिस कर लिया जाएगा किसका? एटीपी का। बोले सर ये बाद वाली कहानी तो हमको पहले से समझ में आ रही है, अगर हमने फोटोसिंथेसिस में ढंग से पढ़ा है तो बस। तो आपको ज्यादा नहीं समझना है। फिर आपको समझना है ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज के बाद पाइरुविक एसिड का क्या होगा। अच्छा, ये कंडीशन किसके लिए है? जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास है? यूकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट हुए तो क्या होगा? उनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो फिर सोचो क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में कहानी यहीं आकर के स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ये प्रोसेस नहीं है। अच्छा, तो यहां तक कुछ एनर्जी बनी थी क्या? हाँ यार, उनके लिए कुछ तो बनानी पड़ी होगी। तो सेल ने बनाया था, यहाँ पर आने के पहले तक 2 एटीपी बचा लिए थे। जो प्रोसेस में 2 एटीपी कितने बचा लिए थे? कितने बचा लिए? सेव्ड। 2 एटीपी बचा लिए थे, उसी से काम चला लेंगे बेचारे ये। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो यूकैरियोटिक है तो उसके पास ये भी है। तो वो क्या करेगा? पाइरुविक एसिड को वहां पहुंचाएगा और वहां से फिर गाड़ी आगे चलेगी। तो हम इस चैप्टर के मेन 3 पार्ट्स पढ़ते हैं आज। अभी पहला पार्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। अब मैं आपको ग्लाइकोलिसिस का बैकग्राउंड दे देता हूं। हाँ भाई, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज की बात करेंगे आप। ग्लूकोज कितने कार्बन एटम्स का है? 6 कार्बन एटम। ठीक है, ग्लूकोज के 6 कार्बन का क्या हो रहा है आपको वो देखना है। अच्छा, सेल क्या करती है कि सेल ग्लूकोज के साथ फोस्फेट को जोड़ते चली जाती है। मतलब फोस्फेट को इन्वेस्ट किया जाता है। कितने फोस्फेट इन्वेस्ट किए जाते हैं? तो सर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 4 फोस्फेट ग्रुप इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप एक ग्लूकोज को कुछ ना कुछ करके 4 फोस्फेट देने वाले हो। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद में हम वो 4 फोस्फेट निकालें। बोले बस इतना ही है क्या? हाँ इतना ही। कैसे इतना ही है? तो ये 4 फोस्फेट जो जोड़ते हैं हम ग्लूकोज से, वो कैसे जोड़ते हैं अब वो समझना है। देखो, पहले हम ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे, फोस्फेट जोड़ेंगे और फोस्फेट, पहले हम इसको एक एक फोस्फेट दोनों साइड दे देंगे, एक फोस्फेट इधर एक फोस्फेट इधर। चलो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लूकोज है, ऐसा मान लें क्या? 6 कार्बन है तो सही। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसा होता है क्या? बोले हाँ सर, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। बस यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर।
यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और ये कार्बन नंबर 6, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बोले क्या कर रहे हैं साहब यहाँ पे, तो पहले हम छठे कार्बन पे, सिक्स्थ कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे, फर्स्ट कार्बन पे भी एक जोड़ देंगे। जोड़ दिया साहब। कैसे जोड़ेंगे, तो बोले उसके लिए कुछ बॉन्ड टूटना पड़ेंगे, कुछ तोड़ेंगे कुछ जोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ने जोड़ने का काम एंजाइम करेगा। बायोमोलिक्यूल में कौन बॉन्ड ब्रेक करता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप होती है। तो यहाँ पे फॉस्फेट दो जोड़ दिए जाएंगे, फिर इस मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। बोले अच्छा ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक टुकड़ा 3 कार्बन का, दूसरा टुकड़ा 3 कार्बन का, दोनों के पास एक एक फॉस्फेट है। तो बोले कि अच्छा अभी तो 2 ही फॉस्फेट हुए, आपने कहा था 4 फॉस्फेट जोड़ोगे। अब जोड़ेंगे ना भैया, इस पे एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे, इस पे भी एक फॉस्फेट और जोड़ देंगे, हो गए 4 फॉस्फेट टोटल। तो बोले ठीक है साहब, जोड़ दिए। कैसे जोड़े ये भी तो बताओ। बोले हाँ साहब बताते हैं। देखो पहली बार जब 2 फॉस्फेट जोड़े तो वो देने आया कौन, जिसके पास है फॉस्फेट, तो बोले एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया और वो 2 बार फॉस्फेट देके गया, बेचारे को गरीब कर दिया। तो बोले हैं एटीपी दे रहे हैं और एटीपी बनाना भी है। तो बोले रुक जाओ, ठहरो, सबर करो, देखो क्या होगा। 2 फॉस्फेट किसने दिए, एटीपी ने। फिर 2 फॉस्फेट कौन देगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर H3PO4 के आयंस अवेलेबल होते हैं, तो 2 फॉस्फेट वहां से ले लिया जाएगा। टोटल हो गए कितने फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट। एटीपी कितने दिए, एटीपी ने 2 दिए। H3PO4 ने कितने दिए, तो 2 दिए। टोटल हो गए कितने फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट। अब निकालेगी ना जब सेल इनको, तब वहां सेल होशियारी कर लेती है। क्या कर लेती है, बोले चारों फॉस्फेट हम 4 एडीपी को दे देंगे। अच्छा ये गोटी है, एडीपी को अगर आप 4 फॉस्फेट दे दोगे तो 4 एटीपी प्लस 4 फॉस्फेट, कितनी बनेगी कहानी, क्या बन गई कहानी, देखो तो कहानी ऐसी बन जाएगी कि आपके बन जाएंगे 4 एटीपी। तो बोले सेल बहुत स्मार्ट है क्या, दिए 2 एटीपी बनाए 4 एटीपी। हाँ यही करती सेल, बस यही प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस में। इसके अलावा बीच में जब ये हाइड्रोजन भी दिए जाते हैं, तब हाइड्रोजन दे करके साथ में बना लिए जाते हैं NADH प्लस H प्लस। तो आपको उन स्टेप्स पे ध्यान देना है जहां पे ये सब बन रहा है। कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो बोले 10 स्टेप की रिएक्शन है, 10 स्टेप का पाथवे है पूरा। कितने एटीपी लगेंगे, तो 2 फॉस्फेट दिए जाएंगे एटीपी के रूप में, तो 2 एटीपी लगेंगे। फॉस्फेट निकालेंगे कितने, तो बोले 4 एटीपी, 4 फॉस्फेट निकाल के 4 एटीपी बना लेंगे। एटीपी दिए 2, निकाले 4, फायदा कितने का, 2। बस यही याद रखना है, ज्यादा समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं। लेकिन अब इसको ग्लाइकोलिसिस को हम खत्म करते हैं, देखो कैसे। हाँ भाई, यहां से कहानी शुरू हुई ग्लूकोज से। ग्लूकोज में जब भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से आपने सबसे पहले एटीपी दे दिया, ये वाला एटीपी उसको चार्ज कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज है, चार्ज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन पार नहीं कर पाता और वो रिएक्टिव भी हो जाता है। तो ग्लूकोज को एक्टिव करना जरूरी था, तो उसके साथ फॉस्फेट जोड़ दिया। कहाँ जोड़ा, 6 कार्बन पे जोड़ा। एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। अब देखो जहां भी फॉस्फेट से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, चाहे फॉस्फेट दिया जाए, ये तोड़ा जाए या जोड़ा जाए, वहां कहीं ना कहीं काइनेज शब्द जरूर पकड़ना बच्चों, है ना। और ये 6 कार्बन का है ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेज। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट जोड़ने वाला कॉमन नाम हेक्सोकाइनेज। इससे 6th कार्बन पे जोड़ दिया। अच्छा जब भी हेक्सोकाइनेज की, ये इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसको बनाया आइसोमर। आपको मालूम होगा ग्लूकोज का आइसोमर बनाएंगे तो फ्रक्टोज मिलेगा। आइसोमराइजेशन के लिए एंजाइम का नाम है आइसोमरेज। ठीक है, ग्लूकोज से हमने बना लिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया। किससे बना लिया, ग्लूकोज से। अच्छा ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद क्या हुआ भाई,
तो बोले हमने दूसरा फॉस्फेट देने की बात की थी ना, ये आ गया दूसरा एटीपी, देखो ये एटीपी आ गया, इसने अपना फॉस्फेट दे दिया। कौन से कार्बन पे जोड़ा, तो बोले कि ये लिखा है यहाँ 1 6, पहले किस पे था 6 पे था, अब कार्बन नंबर 1 पे आ गया, तो फ्रक्टोज के 2 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, 1 पे और 6 पे, इसलिए नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा होगा, बोले साहब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो था ही, F6P, और आपने बोला कि काइनेज आएगा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया, ये यहां पर जो एंजाइम लगा वो था फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। बोले सर ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। स्टेप नंबर 3 में लगता है ये एंजाइम, 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन 3। सबसे स्लो रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस की यही है। स्लो है मतलब रेट लिमिटिंग है क्या, हाँ केमिस्ट्री वाले बोलते तो हैं ऐसा कुछ कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो क्या ग्लाइकोलिसिस का रेट यही डिटरमाइन करता है, बोले हाँ साहब यही करता है। पेस ग्लाइकोलिसिस का, स्पीड ग्लाइकोलिसिस की यही डिसाइड करता है, बोले हाँ साहब करता है, तो ये पेस मेकर एंजाइम हुआ, है ना। ठीक है, चलो ये एडिशनल जानकारी थी, काम नहीं आने वाली, आगे बढ़ जाते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आ गया, अब इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ने वाले थे, हमने कहा था 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, तोड़ देते हैं साहब। तो दोनों टुकड़ों के पास 3-3 कार्बन और एक फॉस्फेट, इसलिए कॉमन नाम ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन और एक फॉस्फेट है तो ट्रायोज फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे ट्रायोज फॉस्फेट के, 2, 1 और 2। एक का नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरे का नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर आपका, अगर जैसे अभी हम पढ़ाते हैं रेगुलर बैचेस में, तो इन सब के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और बाकायदा कौन सा बॉन्ड कहां से टूटा ये बताया जाता है। ठीक है, तो अभी हम वन शॉट के हिसाब से स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, पर आपको यहाँ इतना जरूर समझाया जाएगा कि ग्लिसरॉल जैसा एक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक एल्डिहाइड है और उसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। डाइहाइड्रोक्सी मतलब 2 H ग्रुप है, एसीटोन जैसा ग्रुप है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये दोनों, ये अल्टा पल्टी वाला स्टेप दिख रहा है, इसका मतलब दिस रिएक्शन, दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, दिस कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। एक्चुअल में होता भी ऐसा है, सेल के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का यूज आगे के लिए किया जाता है, और सेल के अंदर जहां ये कम हुआ तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, बिकॉज द इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब। जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ये यहां से उठ के इधर आ जाएगा, ये अपने आप को ऐसा बना लेगा। यहां एंजाइम कौन सा लगता है, एल्डोलेज। गॉट इट, अच्छा ठीक है भाई। अब ये टूट गया, 3 कार्बन का हो गया, हम ये मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि यही बने, जैसे ही ये यूज हुआ तो आगे से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट यानी ट्रायोस फॉस्फेट के हम कितने मॉलिक्यूल मान के चलें, तो बोले कि साहब ऐसा करो 2 मॉलिक्यूल मान लो ट्रायोस फॉस्फेट, इसको अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हो तो, वरना ये और ये 2 मॉलिक्यूल वैसे भी हो गए किसके, ट्रायोस फॉस्फेट के। चलो ठीक है, क्या होगा आगे, आगे यही होगा। अब ये 2 हैं ट्रायोस फॉस्फेट थे और नाम पढ़ोगे बिसफॉस्फेट आ गया, मतलब एक एक फॉस्फेट जो आप कह रहे थे देंगे वो दे दिया है, दोनों को एक एक फॉस्फेट दे दिया है, तो दोनों हो गए ट्रायोस फॉस्फेट से ट्रायोस बिसफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस बिसफॉस्फेट। पूरा नाम, कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लिसरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह COOH होगा, तो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए, दैट मीन्स 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल। अब क्यों दिए भैया फॉस्फेट, तो बोले अब निकालना है, इसलिए जब तक फॉस्फेट दिए जा रहे थे दैट फेज वाज नोन एज इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्ट कर रही सेल, ये यहां से यहां तक बढ़िया ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, दिस फेज इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फेज। इसके बाद जब एटीपी बनना शुरू हो रहे हैं यहां से, दिस फेज इज नोन एज पे ऑफ फेज, मतलब अब फायदा निकालना है। कैसे निकाल लें, तो भाई स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना है, कुछ तोड़ना है, कुछ जोड़ना है,
तो देखो ये स्टेप पे ध्यान से पढ़ो। कौन आया था? तो बोले साहब NAD+ आया था। हाँ, फोटोसिंथेसिस ने इतना तो समझा दिया है कि NAD+ चार्ज लेके आया है। ये कैसा है? ऑक्सीडाइज्ड है। ओहो, ऑक्सीडाइज्ड है। हाँ, मतलब इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजन देके कर सकते हैं। तो बोले साहब हाइड्रोजन भी देना है और इधर इनको फॉस्फेट की भी भूख लगी है, तो बोले दोनों काम एक साथ करेंगे। कौन करेगा ऐसा? ये रहा ना अपना हीरो, H3PO4। इसके आयंस रहते हैं साइटोप्लाज्म में, बढ़िया आएगा बेहतरीन तरीके से, हाइड्रोजन भी देगा, फॉस्फेट भी देगा। फॉस्फेट किसके पास गया? इसके पास गया। और हाइड्रोजन किसके पास गया? तो NAD+ के पास गया। NAD+ को हाइड्रोजन मिला, शांत हो गया, बेचारे को भूख लगी थी, ये बन गया NADH+H+। अच्छा, तो दो ट्रायस फॉस्फेट थे तो कितने NADH लगेंगे? बोले हाँ साहब, दो NAD+ लगेंगे और दो NADH+H+ बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये दो थे तो ये भी दो लगेंगे और ये भी दो मिलेंगे। इसके कितने? अरे बोले आयन के रूप में है, क्यों हिसाब लगा रहे हो उसका? इसको जितना लगना लगना, तो कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम वगैरह कुछ? बोले कि यार रिडक्शन किया है। किसका रिडक्शन किया है? NAD+ का रिडक्शन किया है, तो NADH डी हाइड्रोजिनेस लगा दो एंजाइम। पढ़ा था पिछली बार वैसा ही कुछ, NADH डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो अगले स्टेप से क्या कहानी चालू होगी। अगले स्टेप से ये कहानी चालू होगी, हाँ भाई, यहां पर आपको 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिख रहा है। दैट मीन्स कि हर एक 3 कार्बन वाले एटम के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है। कितना कहा? 3 कार्बन वाले के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं तो अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। हमारा तो निकालने का ही काम है। ठीक है, निकाल लिया। ADP के रूप में आएंगे भैया, इनको दे दिया जाएगा फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे फिर से Mg2+ लगेगा और कोई ना कोई सा काइनेज तो लगना चाहिए। NCERT ने दिया नहीं है तो लोड मत पालो, याद करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, अब देखो आगे, 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बना लिए। अच्छा, फॉस्फेट निकाल लिए तो 20 फॉस्फेट अब का आएगा? अब तो केवल फॉस्फेट 1 और 3 दो कार्बन पे थे, कौन से कार्बन से निकाला होगा? बोले साहब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाए, मतलब तीसरे पे तो है, निकाला होगा 1 नंबर कार्बन से। ठीक, निकाल लिया। कितने मॉलिक्यूल थे इसके? 2। कितने फॉस्फेट निकल सकते थे? 2। कितने ATP बन सकते थे? 2। बन गए 2। ये रहे 2 ATP आपके। ठीक, बहुत शानदार, यहां तक का काम हो गया। इसके बाद ये ट्रायोस फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया जाएगा। ट्रायोस फॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप था 3rd कार्बन पे, अब उसको कुदा के ले आएंगे 2nd कार्बन पे। तो देखो नाम कैसे बदला, 2 पर फॉस्फेट ग्रुप स्ट्रक्चर है ग्लिसरेट का। 2 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पे ले आए वो फॉस्फेट ग्रुप जो पहले था तीसरे नंबर के कार्बन पे। मॉलिक्यूल कितने? बोले यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ इसके भी 2 मॉलिक्यूल। ठीक है साहब, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हो भैया। आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या किया, अब पानी निकाल लिया, H2O रिडक्शन करना है ना, ऑक्सीडेशन करना है ना भाई, तो हाइड्रोजन तो निकालोगे धीरे धीरे, हाइड्रोजन निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइन ऑल पाइरुवेट। हम जानते हैं इन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ओल एल्कोहल के लिए यूज करते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप भी है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और पाइरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, मतलब 3 कार्बन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक पे फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और एक पे एल्कोहल होना चाहिए। ये कहानी है। ठीक है, इसके अंदर से क्यों ऐसा किया भाई, बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्यों दिया? तो बोले कि साहब ये फॉस्फेट निकालना था ना, फॉस्फेट हम ले आए थे किस कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे ले आए थे। अब वो फॉस्फेट ग्रुप वहां से निकाला जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप निकाल लेंगे तो बचा क्या, ये स्ट्रक्चर, और ये बन गया पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड बन जाएगा, COH लगा देंगे बढ़िया, यहाँ पे ATP और 2 निकल गए। कुल ATP निकले कितने? 4। यूज कितने हुए? 2। नेट गेन कितना हुआ? 2। ये कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। एंजाइम का नाम यहाँ पे क्या है? तो बोले कि इनोलेज। ठीक है, सिंपल। चलो अब इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या कहानी है।
कुछ बेसिक बेसिक बातें जो यहीं पे हम देखते हुए चलेंगे। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकोस का मतलब शुगर और लाइसिस का मतलब स्प्लिट करना। पाथवे ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो बोले 3 लोग थे। बोले अच्छा एक से नहीं हुआ था? नहीं 3 थे ये यहाँ पे। गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ, जे पार्नास। तो इनके सरनेम ले लो, ऑटो एम्डेन मेयरहॉफ, है ना, एम्डेन मेयरहॉफ पार्नास। तो EMP ये पाथवे का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, सॉरी एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में, एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल यही और केवल यही एक तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, रेस्पिरेशन में। ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। सवाल 2-3 बार नीट में आ चुका है। कहाँ होता है? तो बोले साहब साइटोप्लाज्म में होता है। दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एक्सेप्शन है क्या? बोले साहब नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। प्रोसेस में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। क्या बनता है? पाइरुविक एसिड बनता है। प्लांट में कहां से शुरू होता है? तो बोले सर प्लांट में आपने बताया था ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज से सुक्रोज बनाते हैं, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बोले हाँ, सुक्रोज से ही चालू कर लो। सुक्रोज का क्या करेंगे? सुक्रोज को तोड़ेंगे। सुक्रोज तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सुक्रोज तोड़ेंगे तो आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखोगे तो दोनों आइसोमर है। ठीक है, चलो भाई एंजाइम कौन सा लगेगा? तो ये पूछा जा चुका है, इनवर्टेज एंजाइम लगेगा, इनवर्टेज। ठीक है। फ्रक्टोज अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के जैसा यूज हो जाता है। और नहीं तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में तो बना ही रहा था अभी ग्लाइकोलिसिस में से। तो अल्टीमेटली ले देकर कहानी, चाहे आप ग्लूकोज से चालू करो चाहे फ्रक्टोज से चालू करो, ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कहां से होगी? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से एंट्री होगी ग्लाइकोलिसिस में। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। और ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं, वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही होता है फोस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी तो दोनों को चाहिए। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनेगा या फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बनेगा। एंजाइम कौन सा? हेक्सोकाइनेज। अच्छा, ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज का, वो बाद में आइसोमराइज होगा। आइसोमराइजेशन की रिएक्शन सेकंड स्टेप क्या बनाया? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। ठीक है। अगर फ्रक्टोज से शुरू करते तो आइसोमराइजेशन करना पड़ता क्या? नहीं, ग्लूकोज से शुरू किया इसलिए आइसोमराइजेशन करना पड़ा। एटीपी देना पड़ेगी क्या? हाँ, फोस्फेट ग्रुप तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। बाद के स्टेप्स जो होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए सेम कहानी है। ठीक है। हाँ, वेरियस स्टेप्स दिखाए गए हैं। 10 रिएक्शंस की स्टेप होती है, सीरीज होती है, अलग अलग एंजाइम होते हैं, पाइरुवेट बना लेते हैं किससे? ग्लूकोज से। ठीक है। इसमें मेन चीज ध्यान रखने की क्या होती है? एटीपी कहाँ बना, NADH प्लस H प्लस कहाँ बना, ये ध्यान देना होता है। तो एटीपी 2 जगह यूज हुआ था। पहली बार कब? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में। दूसरी बार कब? कन्वर्जन किया था फ्रक्टोज 6 फोस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में, मतलब स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 3 में, यहाँ यूज हुआ था। फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट को, बिस फोस्फेट को स्प्लिट किया था DHAP और 3 PGA, PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो तोड़ के बनाए। ठीक है। वी नो दैट देयर इज वन स्टेप जहां पे NAD प्लस H प्लस, NADH प्लस H प्लस बनता है। किससे बनता है? NAD प्लस से। तो यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर ये कन्वर्जन हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। तो ये कन्वर्ट किया ना, मतलब फॉस्फेट ग्रुप 2 और देने थे ना। ठीक है भाई, कुल मिलाकर के 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव किए गए। कहां से रिमूव किए गए? हाइड्रोजन फॉर्म एटम के रूप में। किससे? PGAL से। हाइड्रोजन किससे निकाले भैया? PGAL से। और किसको दे दिए? ये बेचारे भूखे बच्चे को, ताकि जा बेटा तू भी खुश रहे। तो PGAL से निकाले तो उसका हुआ ऑक्सीडेशन और इनऑर्गेनिक फोस्फेट दे दिया, जिससे बन गया बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन थी बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे चल के फिर से बना 3 PG फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
ये भी एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। पहली बार यहीं पे एटीपी बने हैं, ये देखो ये रहा, कहाँ गया ये वाली स्टेप, इसमें एटीपी बने हैं क्या? बोले हाँ यार बने तो थे। कौन कन्वर्ट हुआ था किस में? तो बोले 3-BPGA कन्वर्ट हुआ, 1,3-BPGA कन्वर्ट हुआ था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो एटीपी निकले थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसको एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कहा। कितने एटीपी निकले थे? तो बोले 2 मॉलिक्यूल उसके थे तो 2 एटीपी निकलेंगे। ठीक है, बाद में दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अच्छा, अनदर एटीपी बना, कहाँ बना? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट टू पाइरुविक एसिड, यानी कि स्टेप नंबर 10 में। 7 में और 10 में एटीपी आपको बनते हैं, फर्स्ट में और थर्ड में एटीपी आपको देने होते हैं, सॉरी फर्स्ट में और फोर्थ में आपको एटीपी देने होते हैं। देखो कहाँ, हाँ भाई, फर्स्ट स्टेप में एनर्जी लगी है और थर्ड स्टेप में एनर्जी लगी। एटीपी कहाँ कहाँ लगे? स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 3 में। इसके बाद एटीपी मिले कहाँ कहाँ पर है? 7 में और 10 में। तो यही पूछा है, कैलकुलेट करो, हिसाब लगाओ कितने एटीपी डायरेक्टली बने। डायरेक्टली कितने बने? तो बोले कि 4 बने हैं। कितने यूज हुए हैं? तो यूज हो गए 2। नेट प्रोडक्शन कितना? तो नेट प्रोडक्शन 4 का। नेट यूज कितना? 2 का। नेट प्रॉफिट कितना? नेट गेन कितना? तो 4 - 2 बराबर 2 एटीपी का नेट गेन। ठीक, चलो अब यहां पर ये ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया।